Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग. चलिए आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन स्क्रीन पे प्रेजेंट है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. डायग्राम भी बनाया हुआ है इसमें, तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है और सिचुएशंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है. सो इन्होंने बोला है 3 पॉइंट चार्जेस Q, एक है बेटा Q ये रहा, -4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. कहाँ रखे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब सारे एंगल 60 डिग्री हो गए. ऑफ साइड L, और इसकी साइड L दी है एज शोन इन फिगर. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. सिर्फ बच्चों मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब हमें नेट फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की ज़रूरत है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं है. किस पे पूछा है? एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू. ये वाला जो चार्ज है ना स्मॉल क्यू, इस पे हमें नेट फोर्स बताना है. तो चलो करते हैं सॉल्व. बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं. देखो बच्चों, सबसे पहली बात, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये कोई भी जो चार्ज होता है उस पर क्या होता है, जो उसके आसपास वाले जो चार्ज होते हैं वो फोर्स लगाते हैं और सब अपना अपना इंडिविजुअल लगाते हैं. मतलब इस स्मॉल क्यू पे ये 2Q भी लगाएगा फोर्स, और इस स्मॉल क्यू पे ये दूसरा कितना है -4Q है, सॉरी दिस इज़ -4Q. तो ये माइनस का जो 4Q ये भी इस पे फोर्स लगाएगा. अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि 2Q जब इस पे फोर्स लगाएगा ना ये 2Q, तो 4Q उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपना अलग लगाएगा, सेपरेटली लगाएगा. मतलब किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स उसके पास में रखे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगते हैं वो आपस में अफेक्ट नहीं होते. मतलब स्मॉल क्यू पे जो फोर्स 2Q लगाएगा उसको उसके पास रखा 4Q उसको अफेक्ट नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर. तो कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको पास में रखा थर्ड चार्ज उसको अफेक्ट नहीं करता है, वो अपना अलग लगाता है. तो देखो इस पे एक तो फोर्स लगने वाला है कौन सा, तो एक तो इस पे कौन लगाने वाला है, एक तो इस पे फोर्स लगाने वाला है 2Q. कैसा लगाएगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगाएगा और रिपल्सिव लगाएगा. और दूसरा कौन लगाएगा? 4Q. तो दूसरा फोर्स जो इस पे लगने वाला है वो है 4Q. अब देखो बच्चों, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो एरो का लेंथ भी उसी हिसाब से हम छोटा बड़ा बनाते हैं. अगर कोई भी वेक्टर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का मतलब बड़ा है तो एरो की लेंथ भी ज़्यादा रखेंगे, छोटा है तो एरो की लेंथ भी कम रखेंगे. तो ये वाला जो ए पे जो फोर्स लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है? सी पे जो चार्ज रखा उसकी वजह से. और ये वाला किसकी वजह से लग रहा है? जो बी पे जो चार्ज रखा उसकी वजह से. तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड हम क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों. क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू 2Q. बच्चों बोर्ड में ऐसे लिखना होता है आपको, तो उसको हमने बोला है FC. और वो कितना होगा? तो 1/4πε0 को बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K लिख रहे हैं. K फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, 2Q का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सेपरेटिंग डिस्टेंस L है बच्चों, L स्क्वायर. तो ये हो गया 2KQ²/L². ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या लिखेंगे? 2Q पे जो फोर्स कौन लगा रहा है? दूसरा वाला. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू किसकी वजह से लिखना है अब बच्चों अपने को? ड्यू टू -4Q लिखना है, -4Q की वजह से. तो वो है -4Q कहाँ रखा है? बी पे. तो इसका नाम हमने रख दिया FB. तो FB हो गया बच्चों K स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड -4Q का मैग्नीट्यूड, -4Q का मैग्नीट्यूड, और बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ L उसका स्क्वायर. तो ये हो गया बच्चों 4 मॉड प्लस बनाई देगा माइनस को. अब बच्चों ये 2KQ²/L² को अगर बच्चों हम F बोल दें, लेट बाद में इसका लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो बेटा ये 2F हो जाएगा. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं
ये हमारे कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखो इससे क्या होगा, अब नेट फोर्स हमें निकालना है इस पर। तो नेट फोर्स का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये दोनों देखो, दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना चाहते हो, जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो दो वेक्टर के लिए पैरेललोग्राम ठीक रहता है। अगर दो से ज़्यादा होते हैं तो फिर अपने को एक्स वाई कंपोनेंट करने चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये एंगल तो 60 है, बट मुझे एंगल किसके बीच में चाहिए, एफ सी और एफ बी के बीच में। वो एंगल तो ये वाला है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। पर उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, इसलिए मैं एक बार के लिए डायग्राम कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, वरना वैसे तो आपको ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ पे ये इस तरह से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो फिर अपने को रिजल्टेंट फोर्स इधर मिलेगा। ये हमने कर दिया है थोड़ा, तो अपने को नेट फोर्स इधर मिलेगा, बट उन्होंने डायरेक्शन हमसे पूछा नहीं है, दैट्स वाई हम उस पर काम अभी नहीं कर रहे। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और यू कैन से नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि जो स्मॉल क्यू पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा बच्चों अंडर रूट, जो फोर्स उस पे फर्स्ट फोर्स कितना है, एफ सी है, एफ बी है 2F, तो एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फोर्स एफ, सेकंड फोर्स बच्चों ट्वाइस एफ। बच्चों ध्यान दे, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ही डालते हैं, मतलब यहाँ पे आप साइन मत डाल देना, क्योंकि साइन तो कॉस थीटा बेटा डिसाइड करेगा। साइन कौन डिसाइड करेगा, कॉस थीटा डिसाइड करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे के लिए हमेशा फिर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को अगर ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो देखो सच में तो ये ऐसे है, ये नेट फोर्स वेक्टर हुआ और हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। ओके, तो हम लिखेंगे जैसे अंडर रूट, है ना, और इस पर कौन कौन लगा रहा है, इस पर एक लगा रहा है एफ सी, तो एफ सी वैक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसको आप ए स्क्वायर बोलते हैं। दूसरा कौन लगा रहा है, एफ बी, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ सी का मैग्नीट्यूड, एफ बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं ना, देखो ये तो स्क्वायर हो रहे तो वैसे भी प्लस होते, पर यहाँ तो मॉड लिखे हुए हैं ना, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू डालने हैं। कई बार बच्चे से गलती कर देते हैं छोटी छोटी, साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो बेटा कॉस थीटा डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोस 120 ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस 120 डिग्री। अब ये साइड में लिख दो आप कि कॉस 120 डिग्री, आपको पता ही होता है कि इसका वैल्यू -1/2 होता है बेटा, इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको सीख के आनी पड़ेगी। चलो एफ नेट इक्वल टू, और नहीं भी आते हो तो बच्चों ये वैल्यू ज़्यादातर ऐसे ही यूज होते हैं, तो फिर याद ही कर लो यहीं के यहीं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है सर मेरे को निकालना नहीं आता, तो ज़्यादातर आपको ना कॉस 120 यूज़ होगा। देखो साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो कॉस 120 यूज़ होगा, या आपका कॉस आपका 135 डिग्री यूज़ हो जाएगा, तो वो -1/√2 होता है, या आपका कॉस आपका 150 डिग्री यूज़ हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ना सबके सब, तो ये -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा याद भी रख सकते हो, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जो चीज़ जहाँ टपक पड़े उसको वहीं पे याद कर लो, ताकि आगे टेंशन नहीं रहे, और वैसे तो सीखते ही सब बच्चे। तो चलो cos 120 का वैल्यू -1/2 डाल दिया बच्चों हमने, तो ये हो गया बच्चों एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर हो गया 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर, cos 120 हो गया -1/2, तो ये हो गया अंडर रूट 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इज 5F स्क्वायर। और बेटा ये 2 से इस 4 को काटेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे, और ये प्लस ये वाला माइनस जो है ना, ये वाला जो माइनस है ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। कहीं बच्चों को लगता होगा सर ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो, ये तो हमें आती है, पर बेटा मेरे को तो सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना है ना। मैं तो ये मान रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा जिसको प्लस माइनस करना भी नहीं आता। तो ये आ गया बच्चों अंडर रूट 3F स्क्वायर
तो √3f² हो गया बच्चों √3 और f² का रूट हो गया f। अब बच्चों देखो इधर आंसर क्या, शुरू में हमने f किसको बोला था 2kq²/L² को, तो हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे f का वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा √3 × 2kq²/L²। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो मैं मैग्नीट्यूड ही पूछा था बच्चों, इसमें डायरेक्शन के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, तो हम डायरेक्शन क्यों कैलकुलेट करें। तो मैग्नीट्यूड पूछा था तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा जी, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. Find the magnitude of resultant force on a charge -q placed at the center of hexagon. देखो इधर सबसे पहले तो मुझे एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, तो एक सेकेंड यहाँ पे हम देखें तो रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, बट अब सबसे पहले डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम में सारी चीज़ें लिखो, अगर वो कर दोगे तो आपको अपने आप दिमाग चलेगा। तो मैं सबसे पहले रेगुलर क्या बना रहा हूँ, हेक्सागन बना रहा हूँ। ये तो गड़बड़ बन रहा है मुझे लगता है, सॉरी। 1 2 3 4 5 6, अरे भाई बन जाए यार। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर नहीं ले रहा। 1 2 3 4 5 6, समस्या हुई बच्चों। क्या क्यों भाई, स्ट्रक्चर ले जल्दी गेन कर। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, तूने कितनी स्ट्रक्चर ली अभी, तो ये पेंटागन बना है भाई। सॉरी बच्चों, टाइम लग रहा है उसके लिए। यस, फाइनली हम सक्सेस हो गए बच्चों। हेक्सागन के लिए 6 साइड्स इसने स्ट्रक्चर ले ली। ओके, अब थोड़ा स्ट्रक्चर को अरेंज कर लेते हैं, रेगुलर हेक्सागन जैसा लगना भी चाहिए। चलो यार, ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट फाइन। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं ना, ये मेथड आप हेक्सागन, पेंटागन और कोई भी पॉलीगन पे यही लगने वाला। मतलब इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, वो चाहे उसकी 5 साइड हो, 6 साइड हो, 10 साइड हो, 15 साइड हो, 28 साइड हो, 29 साइड हो, मेथड सेम ही लगने वाला है। अब क्या मेथड लगने वाला है वो जरा ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला है कि सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, इन्होंने सेंटर पे रख दिया बच्चों, इन्होंने कितना, -q। सेंटर पे बेटा जी रखा हुआ है -q। और इन्होंने क्या किया, 5 पॉइंट चार्जेस रख दिए +q 5 वर्टिसेस पे। तो यहाँ इन्होंने रख दिया +q, तो ये सारे +q यहाँ रख दिए, तो सारे +q बेटा जी 5 वर्टिसेस पे रख दिए। हमेशा वो इस टाइप का जब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो वो ट्राइंगल दें, या वो आपको जो है वो क्वाड्रिलेटरल दे, रेगुलर मतलब स्क्वायर दे दें, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दें, स्क्वायर दे दें, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, 15 साइड, 20 साइड, 50 साइड, कुछ भी देते हैं। द थिंक अबाउट द मेथड। अब देखो बच्चों इसमें होगा क्या। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, मेन बात ये होती है बच्चों, थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, पर समस्या ये आती है कि थ्योरी पढ़ने से कई बार हम क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे का रीज़न इतना सा है क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स या जो टेक्निक्स अप्लाई हो रही है वो बिना प्रैक्टिस के माइंड में क्लिक नहीं करती। तो चलो बच्चों, अब आप देखो ये हो गया यहाँ पे हेक्सागन, और इन्होंने इसकी साइड की लेंथ अपने को L दी हुई है। चलो हमने L लिख लिया यहाँ पे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो +q है ना, ये वाला +q, इस सारे जैसे ये वाला +q देखते हैं अपन, तो ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है,
और ये इसको इधर लगा रहा है। अब इक्वल चार्ज इक्वल डिस्टेंस तो इक्वली फोर्स आएंगे। जैसे ये वाला इसको इधर लगा रहा है और ये जितना लगा रहा है उतना ही ये वाला लगा रहा है। तो वैसे तो आप सीधा सा देख सकते हो ये 4 फोर्स तो कट गए। अब जब ये 4 फोर्स इक्वल अपोजिट कट गए तो इसके कारण जो फोर्स है वही तो आंसर होगा। लेकिन कई बार हम लोग जो है वो अगर यहाँ पे मान लो कि इन्होंने हेक्सागन इन्होंने दे दिया, अब हेक्सागन की जगह कुछ और भी शेप दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हो कि चलो ये प्लस क्यू इस पे इधर लगा रहा है। अब कई बार बच्चों के माइंड में आएगा इन पाँचों को कैसे ऐड करूँ, अरे ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बचेगा वही आएगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं बेटा, आप क्या करो जो रिमेनिंग जो वर्टिसेस छोड़ेगा ना वो, जैसे वो अगर बोलेगा हेक्सागन तो एक वर्टिसेस का चार्ज वो छोड़ देंगे, और ऑक्टागन है तो 7 पे रख देंगे, 8th वाले का छोड़ देंगे, ऐसे एक का छोड़ देंगे। तो आप क्या करो जो जो कॉर्नर्स पे जो चार्ज रखे हैं ना जितने, उतना ही वहाँ पे उतना ही सेम वही वहाँ पे एज्यूम कर लो, लेट ये काम आप कर लो कि जिस पे उन्होंने चार्ज नहीं रखा उस पर आप रख दो उतना ही चार्ज जो बाकी वर्टिसेस पे रखा है। तो अगर आपने ऐसा एज्यूम कर लिया तो फिर तो एक फोर्स इधर भी जनरेट हो जाएगा ये, और अब बनेगी परफेक्ट सिमेट्री। अब ये परफेक्ट सिमेट्री से ये सारे फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ये जितने भी फोर्सेज हैं ये सारे बच्चों क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को, ये सारे फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे बिल्कुल परफेक्टली, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट पेयर्स बन रहे हैं। तो इस स्मॉल क्यू जो सेंटर पे हमने रखा है, इस स्मॉल क्यू पे टोटल फोर्स कितना बन के निकलेगा, 0। लेकिन चार्ज बेटा 6 नहीं है 5 ही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये हेक्सागन है तो हेक्सागन में 6 साइड है, लेकिन मतलब 6 साइड 6 वर्टिसेस है, पर चार्ज तो 5 पे रखा है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे सिंपली लिखनी है कि एक जनरल फार्मूला हम सीख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये एन साइड पॉलीगन है, एन साइड पॉलीगन, ये एन साइड पॉलीगन है, बट चार्जेज जो हैं वो n-1 पे रखे हैं, 6 है तो 5 पे रखे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 5 वर्टिसेस पे जो चार्ज रखे हैं ना उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, मतलब ऑल 6 का अगर मैं टोटल पूछूँ आपसे तो ऑल 6 का तो टोटल 0 आ रहा है क्योंकि सिमेट्री से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बाई सिमेट्री हमें क्या लिखना है, बाई सिमेट्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 चार्ज थे बच्चों, तो मैं लिखूँ अगर कि फर्स्ट वाला जो है, मान लो मैं इसको यहाँ पे इसको बोल देता हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इस वाले को फिफ्थ, इस वाले को सिक्स्थ बोल देता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस, क्योंकि किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर प्लस एक हमने एज्यूम किया है ये वाला कि लेट से इस पे भी प्लस क्यू रख दिया, तो इन सब का सम जो 0 आएगा, सिमेट्री से कैंसिल आउट हो रहे होंगे। अब जरा यहाँ पे देखिए इधर, तो समेशन इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू, कितने चार्जेस है ये, तो एन साइड है लेकिन उन्होंने n-1 चार्जेस रखे हैं। जैसे यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे 5 चार्जेस हो गए जो इन्होंने रखे हैं। तो समेशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू 5 चार्जेस प्लस फोर्स ड्यू टू 6th चार्ज इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि समेशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू n-1 और चार्जेस प्लस फोर्स ड्यू टू nth चार्ज, n-1 चार्जेस और nth चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो उसका सम 0 आ रहा है पूरे 6 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे तो उन्होंने पूछा था समेशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू 5 चार्जेस कि जो 5 चार्जेस रखे हैं मतलब n-1। अब ये n क्यों लेके चल रहा हूँ बच्चों में, ताकि कितनी भी साइड दे दे, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, कितनी भी साइड दे दे आपको कंसेप्ट आना चाहिए। इक्वल टू इसको उधर भेज देंगे राइट साइड में,
तो इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू जो सिक्स्थ चार्ज हमने जो एज्यूम किया है, मतलब जो nth चार्ज है जो एक सिंगल, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये 5 चार्जेस की वजह से फोर्स पूछा है। ये चार्ज तो था ही नहीं ना, ये तो हमने एज्यूम किया है। ये तो हमने क्या किया है, एज्यूम। तो हमें तो वो इन 5 की वजह से फोर्स पूछ रहा है कि ये पांचों कॉर्नर पे जो बैठे हैं ये सेंटर वाले पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, हमें ऐसा करना है कि अगर उन 5 की वजह से फोर्स निकालना है ना, तो वो क्या होगा, उन 5 की वजह से जो फोर्स आएगा ना वो उतना ही आएगा जितना लास्ट में वो सिक्स्थ वाला जो लगाएगा अकेला। वो 5 मिलके उतना ही लगाएंगे, इक्वेशन ये बोल रहा है वो 5 मिलके टोटल इतना ही लगाएंगे जितना वो अकेला सिक्स्थ वाला लगाएगा। और उसकी जो डायरेक्शन, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस ये कर रहा है कि वो 5 सिक्स्थ वाला जो फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो 5 मिलके लगाएंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सिक्स्थ वाला लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स और लगा रहा है आई कैप में, तो ये माइनस आगे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन माइनस आई कैप। इसका मतलब वो सिक्स्थ वाला जो है वो जो 5 चार्जेज जो है वो सिक्स्थ वाले के बराबर वैल्यू का फोर्स लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे इसको मैं यहाँ पे अगर हम बोलें कि सेंटर जो है, जैसे यहाँ पे 5 चार्जेस हमने बोले, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट को मैं कुछ हमें नाम दे देना चाहिए, या हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसकी जो साइड्स हैं ये 1 2 3 इनको हम ABCD बोल सकते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों ये 6 चार्ज पहले फोर्स कितना लगाएगा एक बार के लिए पहले वो देख लेते हैं। तो ये सिक्स्थ वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, ये है सिक्स्थ वाले का फोर्स, ये निकाल लो आप और इसके आगे नेगेटिव लगा दो, तो बाकी 5 का फोर्स अपने आप ही आ गया। तो ये फोर्स है नेगेटिव, और सिक्स्थ वाले का कितना फोर्स है, K, ठीक है। और पहले मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो प्लस Q का मैग्नीट्यूड, और सेंटर पे जो रखा है वो माइनस Q, और बीच का डिस्टेंस चाहिए अब अपने को। तो ज़रा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 6 पार्ट में। तो ये एंगल इसका मतलब 60 हो गया। इसका मतलब बच्चों ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि 360 के 6 पार्ट हो गए। अब ये हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है और हमें पता है रेगुलर वो है, तो ये दोनों भी बराबर है, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हेक्सागन की साइड की जो लेंथ होगी वही उसके कॉर्नर से, उसके एज से, उसके सेंटर तक की डिस्टेंस होगी L। तो यहाँ पे L ही आ जाएगा। हर किसी में बच्चों ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली वो लेंथ वही हो जो उसकी साइड हो, लेकिन लकीली इस हेक्सागन में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हेक्सागन में क्या हो रहा है कि जो सेंटर से वर्टिसेस की डिस्टेंस है वो साइड के बराबर ही आ रही है। अच्छा, अब किधर की तरफ आ रही है, तो ये सिक्स्थ चार्ज का जो फोर्स है वो किधर आ रहा है, तो सिक्स्थ चार्ज का फोर्स जो हमारे पास आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया यहाँ पे, और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन ये आ रही है जो अट्रैक्टिव नेचर का है। तो ये इसकी डायरेक्शन आ रही है इस डायग्राम में। तो इसको मैं अगर हम देखें एक बार के लिए, तो एक काम करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे 1 2 3 की जगह ABC में डिनोट कर देता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको सिंपली ये लिखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कि जैसे हमने इनके नाम रख दिए वर्टिसेस के A और B, और इसका नाम C रख दिया, इसका नाम बच्चों D रख दिया, इसका नाम E रख दिया, और इसका नाम F रख दिया, और सेंटर का नाम O रख दिया। तो जो सिक्स्थ वाला फोर्स किधर लगा रहा है, अलोंग OF, तो ये फोर्स आ रहा है अलोंग OF। लेकिन अगर बच्चों माइनस साइन इसके साथ जब लग जाएगा तो ये आ गया KQ²/L², और ये माइनस का अलोंग OF हो गया। अब माइनस का अलोंग OF का मतलब हो गया एक तरीके से FO की डायरेक्शन में, या आप बोल सकते हो OC की डायरेक्शन में। तो ये हो गया बच्चों KQ²/L², और ये हो गया अलोंग O से C बोल सकते हो, मतलब इधर आ गया ये FO बोलो, F से O बोलो, F से C बोलो, या O से C। तो अलोंग OC, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों यहाँ पे। गॉट इट। तो अल्टीमेटली क्या करना है, इसका मतलब कंसेप्ट क्या समझा हम लोगों ने, कंसेप्ट ये समझा बच्चों हम लोगों ने कि ये कंसेप्ट है सीधा सा
पहली चीज़ क्या है बच्चों, कब यूज़ करेंगे इसको। तो हमने ये पहली कंडीशन, देखो कोई भी चीज़ है ना हम पढ़ लेते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अब तो बस मज़ा आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो जैसे ही दिखेगा और हम तो फटाफट से कर देंगे। तो कंडीशन में पहली चीज़ ये है बच्चों कि ये रेगुलर मतलब सेम साइड होनी चाहिए सारी। रेगुलर मतलब सेम साइड सारी, ऑल साइड्स सेम लेंथ, ऑल साइड्स सेम लेंथ। तो पहले बात तो ये रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, मतलब ट्राइंगल 3 साइड 4 साइड 5 साइड, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो आप डायरेक्ट ये तरीका लगाने जा रहे हो ना, उसके लिए पहली कंडीशन तो आपको दिमाग में ये रखनी है कि n साइड का रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, मतलब सेम सारी सेम साइड। दूसरा, सब जगह इक्वल चार्ज रखा होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन का, ऐसे नहीं एक पे प्लस एक पे माइनस, ये थोड़ा सोचने का तरीका बदलेगा। सो सेम चार्ज इज प्लेस्ड एट कितने वर्टिसेस पे, तो एक कम होना चाहिए, मतलब n-1 वर्टिसेस, n-1 वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, देन हम कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू n-1 चार्जेस प्लस फोर्स ड्यू टू nth चार्ज का जो समेसन होगा वो 0 आएगा। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें अगर वो 5 या जितने भी चार्ज वहाँ रखे हैं, n-1 चार्ज जो रखे हैं उनकी वजह से फोर्स पूछेगा, तो हम उनके 6 पे उतना ही चार्ज जितना सब पे रखा उतना 6 पे रख लेंगे, उसकी वजह से निकाल के बस डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट बच्चों हमने यहाँ पे सीखा। तो आई थिंक ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ये हमें एज्यूम करना पड़ता है, इस पर फोकस करें। ये हमें पूछा किसके कारण है बच्चों, हमें पूछा है इन पांचों के कारण पूछा है इस सेंटर पे, बट हमने 6th वाला एज्यूम करके सिमेट्री का फ़ायदा उठाया है, इस बात को आप समझिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन को पॉज करिए, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपका आंसर क्या आता है और फिर मैच कीजिए बच्चों इसको इससे। तो क्या है, देखो बच्चों इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि 4 पॉइंट चार्जेस इसे कॉर्नर्स पे रख दिए इन्होंने, साइड A दे दिए, डायग्राम बना हुआ है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q। अब कैपिटल Q बच्चों यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप किसी भी एक पे निकाल लें, जरूरी नहीं आप दोनों पे ही निकालें, किसी भी एक कैपिटल Q पे आप निकाल लें नेट फोर्स। ओके, तो चलिए, तो किसी भी चार्ज पे फोर्स कौन लगाते हैं, उसके पास वाले सब जो चार्जेस रखे होते हैं वो सब उस पर फोर्स लगाते हैं। वो जो फोर्स लगाते हैं उनका हमें वेक्टर सम करना होता है। अब हमने देखा था कि यार अगर वेक्टर्स जो है ना वो हमारे पास कितने होते हैं, वेक्टर्स अगर हमारे पास में मतलब 2 होते हैं तो पैरेललोग्राम बेस्ट रहता है ना, वो कम, और 2 से ज़्यादा होते हैं तो कंपोनेंट पे जाना ठीक रहता है। यहाँ पे 3 चार्जेस फोर्स लगाएंगे, 1 2 3, तो कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज हो रही कि आप इसको पैरेललोग्राम से भी कर सकते हैं। अभी ये आपकी चॉइस है कि आप किससे करना चाहते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बच्चों आपको इस क्वेश्चन को, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ पैरेललोग्राम वाले तरीके से, फिर अपन कंपोनेंट वाले से भी कर लेंगे। तो देखो सबसे अच्छे से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको A नाम दे देते हैं, इसका नाम बच्चों हम रख देते हैं, वर्टिसेस का नाम B रख देते हैं, इस वर्टिसेस का C रख देते हैं, इसका D रख देते हैं। इस वाले पे फोर्स निकालते हैं। तो देखो जो A पे जितना चार्ज रखा है ना उतना ही C पे रखा है, और A वाले की डिस्टेंस इससे स्मॉल है तो इससे भी स्मॉल है, तो ये दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं मैग्नीट्यूड में। तो अलोंग द लाइन फोर्स लगाएंगे। तो ये वाला जो फोर्स है ये थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ दिखने के हिसाब से, और ये वाला भी इधर लगेगा। ये दोनों बच्चों बिल्कुल बराबर फोर्स लगाने वाले हैं। तो अब ये जो 2 फोर्स लगेंगे ना,
इन दो फोर्सेस जो होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर लगेंगे। ये दोनों फोर्स बिल्कुल बराबर लगने वाले हैं। इन दोनों का तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं एफ ए, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर लगेंगे। तो एफ ए जो है, अगर आप इसको वेक्टर वाइज लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और बीच का डिस्टेंस है ए स्क्वायर। अगर बच्चों आप बड़ा डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में भी आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सारी लाइनें ही लिखनी पड़ेगी, आप डायग्राम में भी बहुत अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप सही से नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं। तो एफ ए किधर लग रहा है बच्चों, तो ये लग रहा है अलोंग किधर लग रहा है, ये ए से लेके और बी की तरफ, तो अलोंग ए बी, अलोंग ए बी, सेम कुछ नहीं बोला तो सेम साइन लेके चल रहे हैं, अलोंग ए बी लग रहा है बच्चों ये। अच्छा जी, सी किधर लगा रहा है, ये रहा एफ सी, ये कितना लगाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ये किधर लग रहा है, अलोंग, ये लग रहा है अलोंग सी से बी की तरफ, अलोंग सी बी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल क्या आएगा, तो डायगोनल पैरेललोग्राम लोल बनाएंगे तो ये डायगोनल होगा। तो दिस वे इज़ बेसिकली द, जो एफ ए वाला फोर्स है और जो एफ सी वाला फोर्स है, इन दोनों का वेक्टर सम होगा ये। इन दोनों का क्या होगा बच्चों, ये वेक्टर सम। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है उसका मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इस वाले ये वाला जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसको हम एफ बोल देते हैं, फिर बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अब देखो इसमें क्या होगा, एफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ अलग से बढ़िया से लिख दें, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय बोथ स्मॉल क्यू ऑन कैपिटल क्यू। तो ये हो गया अंडर रूट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ गया, रूट टू एफ आ गया। तो रूट टू एफ तो बच्चों ये आ गया। अब रूट टू एफ का मतलब हो गया ये रूट टू, और एफ किसको लिया था हम लोगों ने, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसको हम लोगों ने एफ लिया था। तो इनका रिजल्टेंट तो हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट काम, तो नेक्स्ट काम हम लोगों को करना है, अब तीसरा चार्ज बचा है उसका फोर्स हमें निकालना है। तो चलिए जो थर्ड वन वाला चार्ज है उसका भी निकालते हैं। अब देखो बच्चों, जो थर्ड वाला चार्ज है वो इसको ज्वाइन करने वाली लेंथ ही है। अब ये कितनी होगी, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ए है तो बेटा ये रूट टू ए आएगी, रूट टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या होगा, अब ये वाला फोर्स अगर अपने को लिखना है ना, तो ये वाला जो फोर्स आएगा कौन, डी जो लगाएगा, डी जो फोर्स लगाएगा वो भी इधर ही आएगा। तो मैं इसके ऊपर भी बना सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए पैरेलल बना रहा हूँ मैं इसके जस्ट बिल्कुल, मैं इसके बिल्कुल पैरेलल बना रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप इसके ऊपर ही बना दें इसको। तो ये वाला बेटा इधर ही आएगा, कौन सा है ये लगा रहा है एफ डी, जैसे ये एफ ए, ये कौन सा था एफ ए, और ये कौन सा था एफ सी। तो ये एफ डी इधर आएगा, कितना आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का स्क्वायर, रूट टू ए का स्क्वायर करोगे तो रूट टू का तो टू हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये किधर आएगा अलोंग आएगा ये डी से बी की तरफ, अलोंग डी बी। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमने निकाला था ये, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर, देखो
यहाँ तो बेटा मैंने क्या मोड लगा दिया, तो इसलिए मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, बट यहाँ तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना, एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी, तो वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड तो ये आ गया √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन जब आप ऐसे लिख देते हो ना वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर एडिशन के फॉर्म में, तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो डायरेक्शन किधर आई थी इन दोनों की, ये भी अलोंग इसी लाइन के अलोंग आई थी, कौन सी, तो ये डी बी लाइन के अलोंग ही आई थी, तो ये भी अलोंग डी बी ही आई थी बच्चों। तो यहाँ पे अब मुझे इस पे टोटल फोर्स निकालना है, तो नाउ रिजल्टेंट या नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। तो इस पे कौन कौन लगा रहे हैं, कैपिटल क्यू रखा बी पे, तो एक तो इस पे ए लगा रहा है, एक इस पे सी लगा रहा है, सी पे जो चार्ज रखा है, और एक इस पे डी वाला लगा रहा है। तो ये इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा। अब कितना आएगा, तो ए और सी का हम लिख चुके हैं, वो कितना है √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एंड विच डायरेक्शन अलोंग डी बी। अब एफ डी भी हमने निकाल लिया, तो वो भी लिख दो, ये वेक्टर्स हम ही लिख रहे हैं बेटा, हम डायरेक्शन भी साथ में लिख रहे हैं। वो कितना आया, वो आया के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर, और ये भी किधर आया, अलोंग डी बी ही आया ये भी। तो काम बड़ा आसान होता जा रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस की देखो डायरेक्शन सेम आ गई ना, तो अब इनको ऐड करना बड़ा इजी है। जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, डायरेक्शन तो अलोंग डी बी आ गई, के कैपिटल क्यू कॉमन आ रहा है, और ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 टाइम्स स्मॉल क्यू बचेगा इसमें, तो और बेटा इसमें क्या बचेगा, एक क्यू बाहर निकाल लिया तो एक क्यू बच जाएगा, और 2 तो बच ही जाएगा, q/2 इसमें बच जाएगा, और डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग डी बी, ये इसमें डायरेक्शन आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। वाई, बिकॉज बच्चों क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं बोले, सिर्फ फोर्स बोल दिया, तो बेटा फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप सीधा सिर्फ फोर्स, कब चले क्वेश्चन में तो पीछे इस क्वेश्चन में तो देखो इन्होंने क्लियर कट बोल दिया था अपने को कि मैग्नीट्यूड ही आप निकालिए, लेकिन अब इसमें तो इन्होंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बोल, कुछ नहीं, देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बोल दे तो दोनों निकालना है, लेकिन कुछ नहीं बोले, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ऐसे बोल दे जैसे वेलोसिटी निकालो, फोर्स निकालो, मोमेंटम निकालो, तो फिर ऑटोमेटिक ही हो जाता है कि मेरे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकाल के देना अपने को। अच्छा देखो ये तो तरीका अपन ने अपना लिया एक, फिर मैं आपसे कह रहा था कि बच्चों दूसरा कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, तो जिस बच्चे को जो अच्छा लगे उस तरीके से कर ले, बाकी तो चीज़ें आसान ही हैं अगर आप धीरे धीरे आराम से सिस्टम से करते हो। देखो अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार सर कर तो रहे हैं, बिल्कुल सही समझा रहे हैं, लेकिन सर धीरे धीरे बहुत कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे। तो बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा, मेरे को पेपर देना होता तो मैं तो फटाफट ही कर लेता इनको, मुझे तो आता है, मुझे तो ये पता है लास्ट में आंसर क्या आएगा। पर मैं खुद के लिए थोड़े कर रहा हूँ, मैं तो हर उस बच्चे की को सोच के कर रहा हूँ जिसको कुछ, मैं समझता हूँ कि जिसको इस चैप्टर में कुछ नहीं आता है, जिसको बहुत दिक्कत है। चलिए बच्चों, तो प्लीज़ अगर जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर धीरे धीरे करा रहे हैं तो वो स्पीड तेज़ कर लें। इसमें आजकल यूट्यूब में इसमें बढ़िया ऑप्शन होते हैं, 1.5x 2x किसी पे भी देखो बेटा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, अब कंपोनेंट में क्या होता है, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना होता है, पहला काम है बच्चों अपना ये। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने को एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करनी है, तो एक लाइन खींचनी है, दो लाइनें खींचनी है 90 डिग्री पे, एक एक्स एक्स का काम करेगी, दूसरी वाई एक्सिस का काम करेगी। तो एक लाइन ये खींच दी हमने, और कोशिश करो जिस चार्ज पे नेट फोर्स निकाल रहे हो वो ओरिजिन पे आए। तो अच्छा देखो इस वाले पे नेट फोर्स किधर आया, इधर, तो इस वाले पे इधर हो जाएगा, बस डायरेक्शन ही उल्टी हो जाएगी और कुछ नहीं होना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम थोड़ा सा थिकर कर लेते हैं इस बार, और चलो एक्स वाई एक्सिस। तो पहला काम बच्चों, जब भी आप कंपोनेंट मेथड यूज़ करेंगे, अब बच्चों कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आपको ऐड करना हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपको ऐड करनी हो, तरीका तो वही रहेगा बार बार। तो जिस पे नेट फोर्स निकालना हो उस चार्ज को जनरली एक्सिस पे ले तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना हो आप डायग्राम में, इसलिए मैं तो हल्का सा ऊपर बना रहा हूँ, डायग्राम में चीज़ें दिखती रहे। तो हमारा पहला काम है
एक्स एंड वाई एक्सिस बनाना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना, और जनरली उस जिस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है ना उसको ओरिजिन पे ले लो। तो बेटा ये डायरेक्शन हो गई प्लस एक्स, इस वाले डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ माइनस एक्स, इसको मैं ले रहा हूँ प्लस वाई। ये हमारी चॉइस है यार, हम यूज़ करेंगे चाहेंगे जैसे। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है उन्होंने कुछ, अगर वो क्वेश्चन में दे देते तो फिर अपनी नहीं चलती, फिर उनके अनुसार करना पड़ता। तो इसको अपने को प्लस एक्स बोल दिया, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब हम काम कर पाएंगे, हमें अलोंग ए बी अलोंग डी बी ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब हम बड़े आसानी से आई माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप, ऐसे बड़ी आसानी से काम कर पाएंगे। चलो ठीक है। अब देखो फोर्सेस तो ये वाले तो सेम ही रहने वाले हैं, तो सीधी सी बात है, ये फोर्स हमने निकाला आपने। तो अब आप क्या करेंगे, देखो सीधा आपने क्या किया, ये फोर्स यहाँ पे बना दिया, ये वाला फोर्स आपने बच्चों, बस फ़र्क क्या होगा अभी आप देख लेंगे खुद ही कि ये जो आपने अलोंग लिखा था ना अपने अलोंग ए बी, ये क्यों लिखेंगे अब हम, हमें पता है ये प्लस एक्स के अलोंग आ रहा है तो हम आई कैप लिखेंगे ना। तो ये फ़ायदा होता है बच्चों सिंबल्स को यूज करने का ऐसे। तो यहाँ पे हमने ये वाला फोर्स बना दिया, ये हमारे पास एफ ए वाला जो फोर्स है ये हमने बना दिया यहाँ पे। तो अब हमने अलोंग ए बी अलोंग डी बी की जगह बेटा क्या कर लिया, सिंपल यूज कर लिया कि हम लोग यही कर लेंगे कि आई माइनस आई का दूसरा फोर्स भी हम सीधा यहाँ लिख देंगे एफ सी वाला। तो ये एफ सी उठाते हैं यहाँ से, तो ये दूसरा एफ सी हो गया हमारा, और किधर हो गया नीचे माइनस वाई में। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों माइनस जे कैप में, तो ये हमने यूज कर दिया यहाँ सीधा माइनस जे कैप। अब बच्चों यहाँ पे अपने को वो टेंशन नहीं है, बस आई जे में लिखते जा रहे हैं ना, तीसरा फोर्स और बना दो, वो कौन लगाएगा, ये कैपिटल क्यू। तो ये लो ये वाला फोर्स, अब ये वाला फोर्स तीसरा और बना दिया, कौन सा है, एफ डी। इसमें क्या हो रहा है बच्चों की डायरेक्शन बीच में आ गई ना, मतलब ना तो आई के अलोंग आ रही है और ना जे के अलोंग आ रही है, तो हम तो फंस गए, कैसे लिखें। कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे लिख दो फिर, क्योंकि यही तो मेन बात है कि आई जे में नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब है बच्चों कि हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस वाली एक्सिस पे भी, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस आई जी में नहीं लिख पाना ही, तो यही तो बात है कि इसके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। हम इस दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे और इसका नाम अपन ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² है, तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो भैया इनका एंगल भी चाहिए, तो यहाँ से ये 45 बना रहा है और ये भी 45 बना रहा है। अब कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन से अगर 45 एंगल थीटा एंगल बना रहा हो तो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होता है, उस डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है वेक्टर कॉस थीटा, जैसे एफ कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को, ये जो इतना दिख रहा है, इसको बच्चों थोड़ी देर के लिए एफ बोल दूँ मैं, तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन किधर आई, आई कैप। तो एक कंपोनेंट ये आ गया, और बच्चों दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा किधर आ जाएगा, माइनस जे में। अब देखो एफ कितना है, तो एफ है यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। ये तो बच्चों एफ है। साइन थीटा कितना 45, तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2 और डायरेक्शन आ गई माइनस जे, और ये आ गया एफ, दूसरा वाला कितना आ गया, दूसरा वाला आ गया एफ कॉस थीटा। तो एफ हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² इंटू कॉस 45 भी 1/√2 होता है, और इसकी डायरेक्शन आ गई आई कैप। बस अब हमें क्या करना है, जब किसी वेक्टर के हम कंपोनेंट कर देते हैं तो अब वो वेक्टर हमारे लिए काम का नहीं देता। ये जो सांप का सा साइन बना रहा है उसका मतलब यही है कि अब इसको भूल जाओ, सब सारे हमारे एक्स वाई में आ गए तो सबको ऐड कर दो। तो बेटा ये
अभी आपको लग रहा है अरे टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ एक बार प्रैक्टिस में जम जाता है ना तो फिर अपने आप दिमाग में ही सब चीज़ें सॉल्व होती है। तो अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, अल्टीमेटली हम ये जो इक्वेशन लिख रहे थे बात वही है बच्चों, घूम फिर के बस लिखने का तरीका बदला जा रहा है, ये था। अब आप एफ ए को क्या लिख रहे हैं, तो एफ ए को आप लिख रहे हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर आई कैप। तो अब आप लिख रहे हैं इसको के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर आई कैप। आपने इसको अब ऐसे लिख दिया एफ ए को। दूसरा जो एफ सी लग रहा है उसको आपने लिख दिया फिर से के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, है ना, माइनस जे कैप है ये, तो माइनस यहाँ आ गया जे कैप। तीसरा जो फोर्स है अब उसकी बात कर लेते हैं, तो उसको अब आप क्या लिख रहे हैं, तो तीसरे के आपने दो कंपोनेंट कर दिया आई और जे में, तो तीसरे का आई में कितना आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर, ये आ रहा है आई में। और दूसरा किधर आ रहा है, दूसरा माइनस जे में आ रहा है इतना ही, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर, और ये आ रहा है माइनस जे में। अब हम क्या है बच्चों, आई और जे है ना 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे जो डायरेक्शंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, तो उन कंपोनेंट्स को साथ साथ लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आई कैप कॉमन ले लिया ताकि मैं सारे आई वाले साथ में लिख सकूँ। तो आई कैप मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से रह गया बच्चों, और यहाँ से आ गया प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर प्लस, अब जे वाला भी देख लो, तो जे वाले में हमारे जो हैं वो दोनों ही माइनस में है, तो ठीक है माइनस जे कॉमन ले लेते हैं, दोनों माइनस जे में, तो माइनस जे ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इन्होंने आपसे नेट फोर्स वेक्टर पूछा है बच्चों। क्या पूछा है, नेट फोर्स वेक्टर, ये नेट फोर्स वेक्टर ही आपने लिख दिया। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, के कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे हमारे पास बचेगा स्मॉल क्यू प्लस यहाँ बचेगा कैपिटल क्यू अपॉन 2√2 आई कैप, प्लस यहाँ भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा बच्चों स्मॉल क्यू प्लस यहाँ बचेगा बच्चों के कॉमन ले लिया कैपिटल क्यू अपॉन 2√2 माइनस का जे कैप। यही बच्चों आपका फाइनल आंसर है। अब उसका कारण क्या है, उन्होंने हमसे नेट फोर्स वेक्टर पूछा है, नेट फोर्स मतलब वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो इसका मतलब उन्होंने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पूछी है। और जब भी आप किसी वेक्टर को आई जे के फॉर्मेट में लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन उसमें दोनों कंबाइंड होते हैं। तो आप कहोगे सर कंबाइंड कैसे होते हैं, तो कंबाइंड का सीधा सा तरीका ये है बच्चों कि एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि कंबाइंड कैसे है। थोड़ा सा इस चीज़ पे प्रोसीड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कंबाइंड कैसे है। अब आप सोच रहे होंगे सर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कैसे, इट कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब दिस इज अ कंप्लीट फोर्स वेक्टर, कंप्लीट फोर्स वेक्टर है बच्चों ये। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो ये जितना आ रहा है ना आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट बच्चों जितना आ रहा है आप देख पा रहे हैं कि जे का कोफिशिएंट भी उतना ही आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट में देखिए आप। तो आपको याद तो होगा कि जब भी कोई वेक्टर आपके पास में आई जे के फॉर्म में होता है, मतलब मैं अगर इस वाले को मैं बोल दूं एफ़, तो इस वाले कोफिशिएंट को भी मैं एफ़ बोलूँगा।
तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, मतलब ये कंप्लीट फोर्स वेक्टर का ही आंसर है। तो आप कहेंगे सर अगर इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो उनको अलग करके बताओ। तो बेटा बहुत सिंपल है कि इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, i का कोफिशिएंट है f, और अगर आप j का लिखते हो तो -f लिखोगे, और -j का लिखते हो तो f, लेकिन स्क्वायर होना है तो ये, तो बच्चों ये आ जाएगा √2f। अब √2f आने का मतलब हो गया कि √2 और f कौन है, f है Q अपॉन a स्क्वायर, और अंदर कौन है स्मॉल q प्लस Q अपॉन 2√2, यही तो है। तो ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, तो √2 को अंदर भेज दो तो KQ अपॉन a स्क्वायर, और √2 को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स स्मॉल q, और √2 से √2 बढ़ जाएगा तो Q/2। अब आप देखो ये यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आया था इस पैरेललोग्राम वाले में, यहाँ जो मैग्नीट्यूड आया था वो और ये मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, इसका मतलब बच्चों ये सिंपल बात है। अच्छा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सिंपल है, इसमें आप बोल रहे हो अलोंग dB, अब उसमें वो चीज़ अलोंग dB कैसे होगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपने XY सिस्टम ऐसे ही बनाया था, हमने XY सिस्टम बच्चों ऐसे बना दिया था। अब उसमें फिर क्या हुआ था कि हमारे पास में फाइनल जो आंसर आया वो हमारे पास में बेटा i कैप और -j कैप दो कंपोनेंट के फॉर्म में आया, मतलब अगर ये जितना है वो भी उतना ही है। तो हमारा नेट फोर्स क्या है, एक तरीके से Fi और F-j, तो ये हमारा +x था और ये हमारा +y था। तो F तो मुझे किधर बनाना है i में, तो ये मैंने यहाँ बना दिया, ये हो गया Fi, और F ही -j में, -j में भी मुझे इतना ही बनाना है, तो ये मेरा हो गया F किधर हो गया -j में। अब अगर आप देखो तो वो अपन जो पैरेललोग्राम लॉ से अगर इन दोनों का सम करें, इन दोनों कंपोनेंट को मैं ऐड करूं तो देखो क्या होगा, ऐड करने पे रिजल्टेंट ये आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा इनका, नेट फोर्स इधर आएगा। अब बच्चों नेट फोर्स इधर आएगा तो आप खुद सोचो इस डायरेक्शन, इसको आपने क्या नाम दिया था B, अगर आप इधर इसको कंप्लीट कर लो तो आपको भी पता है ये आपका स्क्वायर था, तो आपका स्क्वायर में ये क्या था A B C और D, तो आपने डायरेक्शन DB के अलोंग लिखा था ना। तो अब मुझे बताओ क्या ये जो नेट फोर्स आ रहा है इसमें, क्या ये DB के अलोंग नहीं आ रहा, ये DB के अलोंग ही तो आ रहा है, डायरेक्शन को देखो। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप जो है क्वेश्चंस को दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया, तरीका समझा दिया, अब आप बार बार इसको कर सकते हैं और वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मुझे कैसे करना, और जब आप खुद से 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे सॉल्व तो फिर ये आपका बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा फिर बिल्कुल भी ये। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा थोड़ा सा क्या है इसमें चीज़ें डिफ़िकल्ट थी तो धीरे धीरे पढ़ाया है, अच्छे से रिवाइज़ करो, अच्छे से समझो, खुद भी कोशिश करो, और लेकिन यार एक चीज़ ज़रूर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जोड़ो, है ना, क्योंकि तभी फिर हमारे को क्या मज़ा आता है काम करने में, जोश आता है कि अरे यार बच्चे देख रहे हैं मतलब और बनाओ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।